Hey guys, welcome back to Great Upgrade. So in last video we studied about de Broglie interpretation of Bohr's quantization rule. ठीक है, जहां पर हमने ये देखा था कि why electron in allowed orbits does not radiates, है ना। तो उसका आंसर हमें मिल गया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिए, आपको उसका लिंक प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है फर्दर वो है बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। सो बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल सिंपल है, इसको कैसे समझेंगे वो देखते हैं। सो बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है ना कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में अगर मेरा n का वैल्यू ज्यादा हाई है, बहुत लार्ज है, तो उस कंडीशन में मेरा क्वांटम थियरी का रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू माय क्लासिकल रिजल्ट्स। मतलब नाम में देखो करस्पॉन्डेंस, तो ये क्वांटम थियरी और क्लासिकल थियरी के बीच में कुछ करस्पॉन्डेंस रिलेशन बता रहा है हमें। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट वही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n, द प्रेडिक्शन ऑफ माय क्वांटम थियरी इज आइडेंटिकल टू माय प्रेडिक्शन ऑफ क्लासिकल थियरी। ठीक है, अब ये था हमारा बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। बट कैसा है ना, हम कोई भी कुछ बोल ले, मतलब बता दे हमें, हम सीधे सीधे मानना हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि क्यों ऐसा है, इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, किसका, क्लासिकल थियरी के हिसाब से और क्वांटम थियरी के हिसाब से भी, और दोनों को देखेंगे मैच करके सेम आता है, मतलब ये प्रिंसिपल सही है, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो क्या करेंगे, बढ़ते आगे। सो पहले मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। सो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। सो यूज करेंगे फॉर्मूला। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी को मैं कैपिटल F से डिनोट कर रहा हूं, जो कि इक्वल होता है 1/t टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, इसको मैं लिखूंगा 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2πr/v। अब ये कैसे लिखा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कितना पाथ मूव कर रहा है, 2πr अपॉन कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, उतना टाइम लगेगा। क्लियर है, बेसिक v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग अगर रख दे तो क्या मिल जाएगा, v/2πr। बोलो इतना क्लियर है। सो इतना सबको क्लियर है। अब देखो v का वैल्यू और r का वैल्यू हमने कहाँ निकाला था, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते वक्त, तो वहां से उसका वैल्यू रखते हैं। हमें पता है v का वैल्यू क्या मिला था हमें, e² अपॉन e² अपॉन 2ε0 h इंटू n, है ना, h इंटू n। और r का वैल्यू क्या मिला था, यहाँ पर 2π लिखते हैं, साथ में r का वैल्यू मिला था ε0 h² इंटू n² अपॉन πme², ये वैल्यू मिला था। तो इसको फर्दर सॉल्व करते देखो, e² ऊपर जाएगा e⁴ होगा, m भी ऊपर जाएगा, तो मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्ट लिख दूं me⁴। देखो पाई उड़ गया। ठीक है, पाई कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या, ये मिल रहा है me⁴ अपॉन ये मिल जाएगा 4ε0² h³ इंटू n³। ठीक है, इतना हमें वैल्यू मिल रहा है। अब देखो मुझे क्या करना ना, फ्रीक्वेंसी को रिट्जबर्ग कांस्टेंट जो कि हमने r इंफिनिटी के टर्म्स में बोला था, तो इसको भी उसके टर्म्स में लिखते हैं। अब क्यों, इजी पड़ता है समझने में, वो देखो क्यों, क्योंकि इतना बड़ा चीज देखने में और छोटे चीज देखने में हमको फर्क पता चल जाता ना, इजी पड़ता ना रिलेट करने को, तो वैसा करते, इसको r इंफिनिटी के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। सो यहां पर मैं कर देता हूं। सो फर्दर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो me⁴ अपॉन, देखो 4 अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 8 हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच से भी एच क्यूब तो है तो सी से मल्टीप्लाई कर देते, तो मैंने क्या किया इंटू 2c। बोलो क्लियर है क्या सबको? 2c से नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 2c से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे ये रिड्सबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना था। किसको? फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, चलो अब 2c अपॉन एन क्यूब, इतना सबको क्लियर है। अब ये क्या है मेरा आर इंफिनिटी रिड्सबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस, जो हमने कंसीडर किया था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। सो स्टार्ट करते, देखो आर तो मिल जाएगा 2r इंफिनिटी इंटू सी अपॉन एन क्यूब। दिस इज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्लासिकल थियरी। सो 2r इंफिनिटी अपॉन एन क्यूब। ठीक है, अब इस वैल्यू को ना याद रखते हैं, हम लोग साइड में लिख लेते हैं। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? क्वांटम थियरी के हिसाब से जो मिलता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं। F इक्वल्स टू, देखो 2r इंफिनिटी इंटू सी अपॉन r इंफिनिटी, मतलब अलग से इंफिनिटी नहीं मल्टीप्लाई किया है, इसका सब्सक्रिप्ट में ना नीचे साइड लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है इतना? तो अब बढ़ते आगे, क्वांटम का रिजल्ट निकालते, क्वांटम फ्रीक्वेंसी निकाल के देखते हैं। चलो, सो ये था क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर मैं लिख देता हूं क्वांटम फ्रीक्वेंसी। अब क्वांटम फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्लासिकल फ्रीक्वेंसी तो समझ गए, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है तब मिलता है, बट क्वांटम फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा? अब जैसे कि हमने पोस्टुलेट नंबर 4, मतलब पोस्टुलेट नंबर 4 में पढ़ा था, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन करता है हायर टू लोअर, तो इस दौरान वो क्या करता है, कुछ एनर्जी के पैकेट्स को मतलब एमिट करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन, और उसका वैल्यू क्या होता है? एच न्यू। न्यू क्या होता है उसका? फ्रीक्वेंसी। सो दैट विल बी आवर क्वांटम थियरी का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा? क्वांटम थियरी फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर लेवल में, तो मैं बोलता हूं न्यू से डिनोट करते, तो क्या हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा, समझो मेरा एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट इज आई और एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट इज एफ, तो बोल दिया ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच। यहां पर आई क्या इंडिकेट कर रहा है? इनिशियल हायर लेवल। एफ क्या इंडिकेट कर रहा है? फाइनल लोअर लेवल। बोलो क्लियर है? हायर टू लोअर जंप कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। बड़े आगे चलो, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, पता है, अब हम लोग ने एनर्जी को, जब हमने देखो स्पेक्ट्रा निकाला था हाइड्रोजन का फर्स्ट वीडियो में, तो वो टाइम पे हम लोग ने किसको लिखा था? फ्रीक्वेंसी को आर इंफिनिटी इंटू सी इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर किया था। सही बात है, तो वही चीज करते हैं, अभी डायरेक्टली लिखते हैं। तो बोलो आर इंफिनिटी मिला था हमें, आर इंफिनिटी इंटू सी इंटू क्या मिला था? 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको फर्दर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एन आई स्क्वायर। देखो आर इंफिनिटी इंटू सी एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर इंटू एन एफ स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एन आई स्क्वायर माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया यार, फॉर्मूला लगाओ, स्प्लिट कर दे, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। तो देखते हैं, आर इंफिनिटी इंटू सी एन आई माइनस एन एफ इंटू एन आई प्लस एन एफ। ठीक है, अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं? एन एफ स्क्वायर इंटू एन आई स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो ये मुझे वैल्यू मिला है। अब फर्दर इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है। चलो, तो मुझे मिल जाएगा न्यू इज इक्वल्स टू आर इंफिनिटी इंटू सी। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो क्या इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट सपोज, अभी के लिए मानो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट डेल्टा एन इक्वल्स टू एन आई माइनस एन एफ, जिसको मैं बोल रहा हूँ 1, इसको मैंने बोला 1, और मैं बोल रहा हूँ एन एफ को मैं बोलता हूँ n, और एन आई को मैं बोलता हूँ n प्लस 1। ठीक है, अब ऐसा इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो सिंपल सी बात है, अब जब हम लोग बोल रहे हैं हमारा कंडीशन कहां पर एप्लीकेबल है? जब n क्या रहेगा? वेरी लार्ज क्वांटम नंबर ना। सो लार्ज क्वांटम नंबर रहेगा, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो इनिशियल स्टेट है समझो n है, और फाइनल स्टेट क्या है ना क्वांटम नंबर n प्लस 1।
तो ट्रांजिशन कहां से कहां करेगा, यहां से यहां, जिसका डिफरेंस क्या है 1 का, क्वांटम नंबर में डिफरेंस क्या है 1 का। बट हर बार यही लेना है क्या, नहीं, देखो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 1 के लिए ले रहे, 2 के लिए भी निकालेंगे, 3 के लिए भी निकालेंगे, देखेंगे क्या आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो पहले 1 के लिए करते सिंपल, तो बढ़ते आगे, चलो अब आगे बढ़ते, देखो क्या हो जाएगा, फिर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा हमें, न्यू इक्वल्स टू, बोलो आर इंफिनिटी इंटू सी। अब डेल्टा एन मतलब ये एन आई माइनस एन एफ क्या है 1 इंटू एन आई प्लस एन एफ क्या है एन आई प्लस एन एफ ना, तो बोलो एन प्लस 1। ठीक है, अपॉन में क्या हो रहा है एन एफ स्क्वायर मतलब क्या है हमारा एन स्क्वायर इंटू एन आई स्क्वायर मतलब क्या है एन प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो मुझे क्या मिल रहा है आर इंफिनिटी इंटू सी, ये मिल रहा है देखो 2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1 अपॉन क्या मिल रहा है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना, बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करते। कैसे, अब हम लोग देखो यहाँ पर बोलते हैं लार्ज क्वांटम नंबर को कंसीडर करते हैं, तो जब मेरा क्वांटम नंबर एकदम हाई रहेगा, बहुत लार्ज रहेगा, तो मेरा 2n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, जब n ही खुद इतना बड़ा है तो 2n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2n लिख सकता हूँ, और n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ n लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते आगे देखो क्या हो जाएगा r इंफिनिटी इंटू सी, सो इट विल बी 2n मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया n लिख दिया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। सो देखो एक कट गया इसके साथ में, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है न्यू इज इक्वल्स टू, देखो इधर से 2r इंफिनिटी इंटू सी अपॉन n स्क्वायर इंटू n मतलब n क्यूब। अब ये रिजल्ट देखो और ये रिजल्ट देखो, दिस इज फ्रॉम क्लासिकल थियरी, दिस इज फ्रॉम क्वांटम थियरी। इसका मतलब क्या, बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल correspondence relation between classical theory and quantum theory. So Bohr's correspondence principle gives correspondence relation between quantum theory and classical theory. So यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जब मेरा देखो ये, अगर मैं कहाँ गया, ये assumption नहीं करता कि जब मेरा for n is very large ना, अगर ये assumption मैं नहीं करता तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे ये कब रहेगा वैलिड, जब हमारा n इज वेरी लार्ज। क्लियर है इतना। अब देखो अगर मैं ये जो डिफरेंस मैंने 1 लिया है, अगर मैं 2, 3, 4 भी ले सकता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे न्यू मिलेगा, और फर्दर दूसरा मिलेगा न्यू मिलेगा। देखो पहला n इक्वल टू 1 के लिए तो ये मिलेगा, मतलब क्या बोलता हूं, अब मैं न्यू डैश बोल देता हूं, तो ये क्या मिलेगा न्यू मिलेगा, फिर 2 न्यू मिलेगा, फिर 3 न्यू मिलेगा, फिर 4 न्यू मिलेगा, ऐसे ऐसे वैल्यू मुझे मिलते जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा मैच हो रहा है किसके साथ, क्लासिकल थियरी के साथ, बाकी सबको हम कंसीडर कर सकते हैं ये क्या है, इसका हार्मोनिक्स है। ठीक है, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, उसके मतलब मल्टीपल्स में दूसरे जो हमारे फ्रीक्वेंसी है तो उनका हम बोलते थे हार्मोनिक्स। हमारे +2 लेवल में हमने पढ़ा था, हार्मोनिक्स बोलते जिसको। क्लियर है इतना। सो दिस वाज आवर Bohr's correspondence principle. I hope you guys would have, आप लोगों को ये समझा होगा। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।